हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, थंबनेल में तो आपने देखा होगा कि डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस एंड द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो अब देखते हैं हम लोग इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या है, सबसे पहले आप डाल लीजिए डिफरेंस बिटवीन एफ ई एंड एफ जी। चलिए मैं लिख देता हूं, क्या है पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या, डिफरेंस बिटवीन एफ ई एंड एफ जी। ये एफ ई क्या है, ये एफ जी क्या है। एफ ई इज द फोर्स बिटवीन the two charges and Fg is the force between the two masses। आपने 10th या 9th 11th में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, डिफरेंस दो ग्रहों के बीच में क्या लगता है और दो नान भर के चार्जेस के बीच में क्या लगता है। तो बच्चों पहली चीज हम इसके फॉर्मूले लिख लेते हैं, जिससे हम लोग को बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पे डाल देता हूं क्या, पहला डिफरेंस क्या, डिफरेंस पहला है पर मैं पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे है एफ ई। ठीक है बच्चों, इतना है। एफ ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ ई इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कौन मुझे एफ जी बताएगा, एफ जी कौन बताएगा मुझे, एफ जी इज इक्वल्स टू के नो जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर आर इज व्हाट, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस और एज वेल एज द मासेस। चार्जेस और मासेस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग आर माने। ठीक, अभी तक डिफरेंस नहीं हुआ, समझ रहे बच्चों, अभी तक ये डिफरेंस नहीं हुआ। तो डिफरेंस में हम लोग क्या डालेंगे, पहले में डाल देंगे, यहां पे हम लोग डिफरेंस में डालेंगे ये वाला जो मैं लिखने जा रहा हूं, F is inversely proportional, that is Fe is inversely proportional to R square। सॉरी, ये डिफरेंस नहीं, ये सिमिलैरिटी है। ठीक है, सिमिलैरिटी मैं बता रहा हूं, क्या है, सिमिलैरिटी। टॉपिक चेंज कर लीजिए, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हम लोग ये डाल दिए। ठीक, अब इस सिमिलरली यहां पे भी क्या होगा, आप देख सकते हैं एफ जी जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो यहां पे सबसे पहली सिमिलैरिटी हम लोग को मिल गई क्या, दैट एफ ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और सिमिलरली यहां पे भी लिख देंगे एफ जी इज, मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, ठीक है, तो आप अच्छा लिखिएगा, एफ जी इज इनवर्सली टू आर स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। समझ में आया बच्चों, इतना आ गया, ये हो गया पहला डिफरेंस। क्योंकि आप देख सकते हैं कि एफ ई क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली नहीं है। अगर ये नीचे लिखा हुआ है तो ये इनवर्सली होगा, अगर यही चीज ऊपर लिखी होती तो डायरेक्टली होता। समझ में आ रहा है। दूसरी सिमिलैरिटी बच्चों, मैंने आपको एक चीज बहुत पहले बता दी थी, कॉलम्स लो पढ़ाने पर ही बता दी थी, जो फोर्सेस होती हैं, क्या है, जो फोर्सेस होती हैं वो हमेशा कैसे लेंगी, अलोंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। दो चार्जेस के सेंटर से निकल के आएंगी इन अ स्ट्रेट लाइन एंड दे विल मीट टू द अनदर चार्ज सेंटर। उसके सेंटर से, दोनों के सेंटर से होते हुए जाएगी। हाँ कि ना, चलिए मैं एक डायग्राम बना देता हूं। जैसे ये Q1 है, ये Q2 है, ये मान लेते हैं, इधर M1 है, ये M2 है। हाँ कि ना, हमेशा सेंटर से आएगी। कहां से आएगी, सेंटर, अलोंग द सेंटर ऑफ दीज टू मासेस इन अ स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली यहां पे भी अलोंग द सेंटर इन अ स्ट्रेट लाइन। हाँ कि ना, अब समझ में आया, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जो फोर्सेस होंगी, फोर्सेस ऑलवेज
ऑलवेज, लिखिए यहां पे जो होगी फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द, डायरेक्टली खत्म हो गई, अलोंग द सेंटर ऑफ टू charges, along the center of two charges in a straight line, ये समझ में आ रहा बच्चों? हाँ कि ना? फोर्स ऑलवेज एक्ट along the, ये दूसरा है, पहला था, along the center of two masses in a straight line. In a straight line, थोड़ा नीचे हो गया इसलिए लिखने में प्रॉब्लम हो रही है. In a straight line, ठीक है. ये क्या हो गया? लिख लीजिए, मैं हट जाता हूं, नहीं तो मैं रब कर दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी आप लोग को. इसे पॉज कर लीजिए आप. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसे रब करने वाले हैं. अब हम लोग क्या देखेंगे? सिमिलैरिटी देख चुके. क्या देख चुके? सिमिलैरिटी देख चुके. अब हम लोग क्या देखेंगे? डिसिमिलैरिटी देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे. हा क्या देखेंगे? डिफरेंस देखेंगे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन FE एंड FG? अरे भाई साहब, इसको भी तरफ करना है. ठीक है, क्या करेंगे इसमें? यहां पे डालिए डिफरेंस. ठीक है बच्चों. अरे यार, एक चीज को रबी कर दिया जो मेन था. वो क्या था? फॉर्मूला क्या था? FE इज इक्वल्स टू KQ1 Q2 अपॉन R². यहां पे क्या था? कौन बताएगा? FG इज इक्वल्स टू GM1 M2 अपॉन R². सबसे पहला डिफरेंस कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा मुझे? बताओ कौन बताएगा? सबसे पहला डिफरेंस है K. यहां पे जो K होता है वो क्या होता है? डिपेंडेंट होता है. किस पे होता है? डिपेंडेंट on K is dependent on median. Dependent on median. क्योंकि K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड वेयर एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी. ओके, और ये क्या होती है मैं आपको बताऊंगा. इतना समझ में आया? K डिपेंड्स ऑन डिपेंडेंट. एक मिनट. डिपेंडेंट K depends on median. And where G की एक वैल्यू थी, हाँ कि ना? G की कोई वैल्यू थी, वो क्या थी? 6.67 into 10 the power -11 थी. और जो G था is independent on medium. ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, चाहे ये स्पेस में लग रही हो या चाहे धरती पे लग रही हो. दोनों के बीच में जो लगने वाला ये जो G है, ये जो G कांस्टेंट है यहाँ पे, वो हमेशा क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट ऑन मीडियम. चाहे एयर पे लगाएं, चाहे वैक्यूम पे लगाएं, स्पेस पे लगाएं, चाहे जहां. ओके, तो यहां पे हमारा क्या होगा? G इज इंडिपेंडेंट ऑन मीडियम, whereas K is dependent on medium. तो यहां पे हम लोग दूसरा पॉइंट डालने वाले. वो क्या है पॉइंट? ये हो गया. अब यहां पे हम लोग डालेंगे क्या है? K. हाँ, K की जो वैल्यू है यहां पे जो K की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ K क्या है? वैल्यू ऑफ K वैल्यू क्या है हमारी? यहां पे क्या है? कौन बताएगा मुझे? यहां पे थी 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर kg. हाँ कि ना?
मैं गधे केजी नहीं, यहाँ पे कूलम्ब होगा क्योंकि ये चार्जेस में है। और यहाँ पे क्या होगा, के की वैल्यू, के कह रहे हैं जी की जो वैल्यू होगी मेरे बच्चों, ये जी की वैल्यू होगी क्या, ये पहला टॉपिक, ये दूसरा पॉइंट, ये हो जाएगा क्या, यहां पे होगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम, गधों केजी, क्योंकि यहां पे मास है, क्या है, मास है। आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट के इज ग्रेटर देन जी, हाँ कि ना। तो यहां पे आप लिख सकते हैं दैट द वैल्यू ऑफ के इज ग्रेटर देन जी, द वैल्यू ऑफ जी इज स्मॉलर देन के। समझ रहे हैं, इसको आप लिख लीजिए, इसको नहीं लिख पा रहा हूं, यहां पे ये हो जाएगा, यहां पे क्या होगा, जी इज स्मॉलर देन के। हाँ कि ना, समझ में आया, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक, मतलब लास्ट एक और है डिफरेंस जो कि आपको पढ़ना जरूरी है। क्या है जरूरी है, क्या है जरूरी है, तो बच्चों एक और लिख लीजिए, इसको हटा देते हैं, ठीक। पर एक और चीज मैं आपको बता दूं इससे रिलेटेड, जो चार्जेस होते हैं, जो कि मैं पढ़ा चुका हूं, रिमाइंड कराना चाहता हूं कि जो चार्जेस होते हैं दैट ऑलवेज कम्स विथ मास, charge always comes with mass, but it is not necessary that mass always comes with charge, कि मास भी अपने साथ चार्जेस लेके आए। बहुत सारी बॉडीज होती हैं, बहुत सारे मासेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो जिनके पास मास तो होता है पर उनके अंदर चार्जेस नहीं होता। पर याद रखिएगा, जो चार्ज होते हैं उनके अंदर मास होता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। पर चार्जेस के अंदर मास होता है, इट मींस दैट चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास। तो बच्चों एक और चीज लिखिए यहां पे, एक और डिफरेंस, ये डिफरेंस नहीं था, क्या है, Fe और Fg, क्या है, दैट, लाइए ऐसे बता देते हैं आपको, फिर लिखवा भी देते हैं कि Fe जो था वो चार्जेस के बीच में लग रहा था, हाँ कि ना। तो चार्जेस प्लस माइनस, माइनस प्लस दोनों हो सकते हैं, हाँ कि ना। तो जो फोर्स लगेगी इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव भी हो सकती है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों लग सकती है। और Fg जो था वो मासेस के बीच में लग रहा था, ठीक है। जैसे कि अर्थ को ले लेते हैं और कोई मास ऊपर टहल रहा है, जैसे मान लेते कोई सुपरमैन ऊपर जा रहा है, उसकी शक्ति खत्म हो गई, तो क्या होगा, वो उसको फेंकेगा थोड़ा ना ऊपर, उसको कहेगा चल हट नीचे आ, तो वो खींच के लेके नीचे धड़ से गिरा देगा। आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें जो एयरप्लेन होता है उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है और वो नीचे आ जाता है, ठीक है, वो खींच लेती है धरती, ठीक है, वो हूम से नीचे आके गिर जाता है, ठीक है। तो यहां पे क्या कर सकते हैं, यहां पे क्या लिखेंगे, दैट फोर्स हियर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्सिव, मतलब क्या कहते हैं, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस बोथ आर अप्लाइड। ये सब ना लिखते हैं, सीधे सीधे क्या कहेंगे, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव forces both are applied. Attractive and repulsive force both are applied, ठीक है। यहां पे क्या कहेंगे, only repulsive, not attractive, only repulsive force is applied. क्या है, applied। समझ में आया बच्चों। तो ये था हमारा क्या, थर्ड पॉइंट टू रिमेंबर। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपने इसे समझ लिया होगा।
नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे बात करिए, कमेंट में बताइए और आराम से रिवाइज करिए। रिवीजन इज द मस्ट थिंग। अगर आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, आपने पूरी बुक पढ़ ली है, पर आपको वो चीज याद नहीं है जो एग्जाम में आने वाली है, तो आपके पढ़ने ना पढ़ने से कोई फायदा नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि मार्क्स अगर आप नहीं लाए और आपको नॉलेज है देन यू कैन सक्सेस। सही है, बट अगर आपके 12th में मार्क्स नहीं आए तो आप ये उम्मीद करना बंद कर दीजिए कि आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। अब 60-40% आए तो आपको प्राइवेट ही कॉलेज मिलेगा, और हो सकता है कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में होते हैं एग्जाम, तो आप एग्जाम क्रैक करिए, फिर जाइए उसमें, फिर अपने आप को रगड़िए, ठीक है, उसमें भी व्यर्थ जाएगा। तो आपको मार्क्स लाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बेवकूफ हैं जो कहते हैं 12th में मार्क्स नहीं लाने चाहिए, 12th में मार्क्स नहीं आया तो क्या हुआ, बट इट इज नेसेसरी टू हैव मार्क्स। ओके, मार्क्स के ही लिए पढ़िए थोड़ा बहुत, ठीक है, नॉलेज के लिए भी पढ़िए, नॉलेज भी बहुत जरूरी है। विदाउट नॉलेज देयर इज नो सक्सेस। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो पे। टिल देन रिवाइज इट। ओके, बाय बाय।